द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तीसरी राइच की सेनाएं यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, अटलांटिक महासागर और मध्य पूर्व में उन्होंने युद्ध करने के कारणों के बावजूद पेशेवर और कुशल सैनिक की डरावनी प्रतिष्ठा बनाई। यहां हम उन 4 सैनिकों की बात करते हैं जिन्होंने स्वास्थिक के तहत लड़ा और जिनकी युद्ध क्षमता ने उन्हें दुश्मनों का डर और सम्मान दिलाया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के 4 सबसे घातक जर्मनी सैनिक हैं। भूमि युद्ध का आकार शायद एक्सिस और सहयोगियों की आर्मर इकाइयों ने दिया था। बेहतर वाहन, युद्ध नीतियां या बड़ी संख्या के कारण टैंक की सर्वोच्चता कई संघर्षों में निर्णायक होती थी। नाजी जर्मनी संस्कृति ने जर्मनी युद्ध मशीन के वीरों की प्रेरणा की तरह ही देखा, लेकिन जर्मनी की कवचित इकाइयों में एक आदमी बाकी सभी से ऊपर खड़ा होता था, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया क्योंकि वह नेतृत्व की इच्छित छवि से मेल नहीं खाती थी। कुर्ट निस्बेल जर्मनी के बजाय सुटेनलैंड में पैदा हुए थे, जो चेकोस्लोवाकिया के निकट एक जर्मनी आबादी वाला क्षेत्र था। यह क्षेत्र पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का हिस्सा था और विश्व युद्ध आए के बाद नई चेकोस्लोवाकिया को सौंप दिया गया था। नाजियों ने जर्मनी में सत्ता प्राप्त करने के बाद सुटेनलैंड क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने का लक्ष्य बनाया, जो वे 1938 में प्राप्त करने में सफल रहे। निस्बेल सिलेसोव में जन्मे और 1940 तक मैकेनिक प्रशिक्षण प्राप्त किए। जर्मनी ने पोलैंड कब्जा किया और फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था। उन्होंने स्वयंसेवी रूप से सैन्य सेवा के लिए नामांकन किया और जर्मनी के प्रतिष्ठित आर्मर कोर को दिया गया। पुराने पैंजर आई और आईयू का प्रशिक्षण लेने के उपरांत उन्होंने पैंजर बोआतो के लॉडर और बाद में गनर के रूप में योग्यता प्राप्त की, जो उस समय की श्रेष्ठ आर्मर युद्ध वाहन थी। 1941 में ऑपरेशन बारबरोसा के दौरान जर्मनी सेना ने सोवियत संघ के खिलाफ कार्रवाई करके उनकी कौशलता को जल्दी साबित किया। हॉलीवुड की युद्ध फिल्में अक्सर उन पात्रों से भरी होती हैं जो सैन्य प्रवृत्तियों और नियमावली को त्याग कर विजय प्राप्त करते हैं। वह विवरण आसानी से निस्बेल पर लागू किया जा सकता है। वह अक्सर अपने कमांडिंग अधिकारियों के साथ विवाद में पाए जाते थे, अक्सर असंगठित दिखने और एक छोटी गोटी, दाढ़ी और गैर नियमित लंबाई के बाल उगाने की जिद के साथ, जो नाजी प्रचार के चिकने छुपड़े जर्मनी सैनिक के सामने उड़ गए। शायद निस्बेल का सबसे गंभीर अवज्ञा कार्य तब हुआ जब उन्होंने देखा कि एक वाफन एसएस सैनिक सोवियत संघ युद्धबंदी को मार रहा है। निस्बेल ने एसएस मनुष्य पर हमला किया, जिससे उन्हें मौत की सजा देने वाले राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ सकता था। युद्ध भूमि पर उनकी कौशलता ने उन्हें प्रतिशोध से बचाया, लेकिन उनकी पदोन्नति की सारगर्भित कीमत पर वे कभी अधिकारी नहीं बन सके और उन्हें जर्मनी के प्रतिष्ठित पदकों से सजाने में अनिच्छा थी। फिर भी उन्होंने दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने में अविश्वसनीय उत्कृष्टता दिखाई और उन्हें अपनी साहस के लिए कई बार सम्मानित किया गया। एक अद्भुत संघर्ष में उन्होंने 3 किलोमीटर दूर स्थित सोवियत संघ T-34 टैंक को बर्बाद किया, जो एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। वह अपनी कौशल पर आत्मविश्वासी थे और कई बार उन्होंने शत्रुओं को रोकने के लिए डरावना टाइगर टैंक अकेले चलाया, जिससे युद्ध नाजी जर्मनी के खिलाफ मुड़ सका और सहयोगी टैंक भाग सके। युद्ध के अंतिम दिनों में उन्होंने शक्तिशाली टाइगर बाबू की स्तुति की, जिसे किंग टाइगर भी कहा जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध का एक गोलियात। लेकिन इस अद्वितीय मशीन ने जर्मनी को उसकी भाग्य से बचा नहीं। युद्ध समाप्त होने के 10 दिन पहले वह और उनकी क्रू वास्टिट्स गांव में सोवियत संघ बलों के खिलाफ कार्रवाई में थे, जो 2-8 अप्रैल 1945 को घातक रूप से घायल हुए। उनकी अंतिम आधिकारिक गिनती 187 नष्ट संघीय टैंकों की थी। उसके साथ सेवा करने वाले लोग इस संख्या का विवाद करते हैं, कहते हैं कि उसने अपनी जीत के लिए अपने अधीनस्थों को नियमित रूप से श्रेय दिया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। इसका अर्थ है कि वास्तविक संख्या शायद अधिक है। प्रथम विश्व युद्ध ने नए प्रकार के नायक, योद्धा पायलट को जन्म दिया, जिसमें से सबसे महान उत्पन्न हुआ। वह थे जर्मनी मनफ्रेड वॉन रिच्टोफेन। रिच्टोफेन, जिसे लाल बारन के नाम से याद किया जाता है, ने युद्ध में 80 वायु विजय हासिल कर खुद को इतिहास में अमर कर लिया।
द्वितीय विश्व युद्ध में कई जर्मनी पायलटों ने अपने स्कोर को बढ़ाया। हालांकि उनकी प्रसिद्धि कम थी। एक जर्मनी लुफ्तवाफे पायलट ने वायु युद्ध के इतिहास में सबसे अधिक वायु से वायु विजय प्राप्त की। उनका नाम एरिच हार्टमैन। 1922 में जन्मे हार्टमैन ने अपना अधिकांश युवावस्था चीन में बिताया, क्योंकि उनके पिता ने युद्धोत्तर संकट काल में वहां काम खोजा था। जर्मनी एयरफोर्स के पुनर्गठन के समय उन्हें अपनी मां एलिजाबेथ हार्टमैन ने ग्लाइडर उड़ाना सिखाया, जो जर्मनी की पहली महिला ग्लाइडर पायलट थीं। उन्होंने अक्टूबर 1940 में सैन्य करियर शुरू किया और उनका पहला काम था जंकर्स जू 87 स्टुका डाइव बॉम्बर्स को सोवियत संघ की लाइनों तक पहुंचाना। वे मेसर्समिट BF 109 लड़ाकू विमान को GG-52 इकाई के साथ उड़ाने पहुंचे, जिसके सदस्यों ने पहले 2 वर्षों में पोलिश, फ्रेंच और यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ युद्ध का अनुभव किया था। उन्होंने हार्टमैन पर अपने अनुभव का प्रभाव डाला, जिसने सोवियत संघ वायुसेना के खिलाफ उनके ज्ञान का कुशल और निर्दयी प्रयोग शुरू कर दिया। उनका स्कोर तेजी से बढ़कर उनकी इकाई के बड़े सदस्यों को पीछे छोड़ गया। 14 अक्टूबर 1942 से 20 सितंबर 1943 के बीच उन्होंने 100 सोवियत संघ विमानों को मार गिराया। उन्होंने इतनी प्रतिष्ठा अर्जित की थी अपनी इकाई और सोवियत संघों में कि उन्हें मारने वाले को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। उनके युद्ध अनुभव में उचित हिस्सा बिना संकट के नहीं था। उल्टा, हार्टमैन को अक्सर अपने विमान को क्रैश लैंड करने के लिए दुश्मन विमानों के नष्ट हिस्सों से हुए नुकसान के कारण मजबूर होना पड़ता था। उन्हें सोवियत संघ सैनिकों ने पकड़ा, पर उन्होंने चोट का नाटक करके स्ट्रेचर पर रखवाया और ट्रक में लोड करवाया। उन्होंने समय बिताते हुए खुद को प्रस्तुत करने का अवसर इंतजार किया और फिर जर्मनी लाइनों में वापस जाने का फैसला किया। हार्टमैन की हत्याएं 1954 की 26 फरवरी को 200 से बढ़ गईं, जिसने जर्मनी उच्च कमांड के कुछ लोगों को शक करने पर मजबूर किया कि वह शायद जानबूझकर या अनजाने में अपने दावों को बढ़ा रहा है। लेकिन हर बार की जांच ने उसकी सफलता की पुष्टि की। युद्ध समाप्त होने पर एरिच हार्टमैन के 352 वायु विजय थे, जिनमें सिर्फ 2 सोवियत संघ विमान नहीं थे। 2 अपवाद थे जो अलग अलग मौकों पर मारे गए 2 संयुक्त राज्य अमेरिका लड़ाकू विमान थे। उलटे तौर पर सर्वाधिक स्कोरिंग पायलट सोवियत संघ के इवान काजेदू थे, जिनके 67 विजय थे। युद्ध के उपरांत सोवियत संघ ने उसे युद्ध अपराधों के लिए ट्रायल किया। उसे जर्मनी विमान की उड़ान का हिस्सा होने और ब्रेड फैक्ट्री को मशीन गन करने का आरोप लगाया, जिससे 780 सोवियत संघ नागरिकों की मृत्यु हुई। उसे 20 वर्ष की कारावास की सजा मिली, लेकिन 1955 में छोड़ दिया गया और उसने पश्चिमी जर्मनी वायुसेना में संयुक्त राज्य अमेरिका डिजाइन के जेट फाइटर उड़ाने का काम शुरू किया। ऐसा एक फाइटर लॉकहीड FX-104 स्टार फाइटर था। हार्टमैन ने अपनी तेज गति के बावजूद विमान को पायलटों के लिए मौत का जाल बताते हुए उसकी उच्च दुर्घटना दर की आलोचना की। इसने उन्हें अपने अधिकारियों से संघर्ष करने और 1970 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने पर मजबूर किया। हार्टमैन की मृत्यु 20 सितंबर 1999 को हुई। 3 साल बाद एक रूस अदालत ने उन्हें उनके युद्ध अपराधों के लिए मरने के बाद बरी कर दिया, यह बताते हुए कि उन्हें गलती से दोषी ठहराया गया था। युद्ध का इतिहास। युद्ध के इतिहास में दुश्मनों को नष्ट करने की कला में विशेष प्रतिभा रखने वाले व्यक्तियों में से एक मैथियास हादजेनौर था। निब्जल ने नात्सी जर्मनी के लिए लड़ा, हालांकि उनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो 1938 के आंशलुस के समय जर्मनी में शामिल हो गया था। 1924 के 23 दिसंबर को इटैलिक अल्पाइन गांव ब्रिक्सन अमथेल में जन्मे। उन्होंने अपने पिता से शूटिंग सीखी, क्योंकि उनके गरीब परिवार को जमीन से जीना पड़ता था। 17 वर्षीय जब पूर्वी मोर्चे की लड़ाई शुरू हुई तो उन्हें जर्मनी सेना में शामिल कर दिया गया। हादजेनौर को तोपखाना और मोर्टार का प्रशिक्षण मिला, पर उनका राइफल कौशल अद्वितीय था, जिसने उन्हें स्नाइपर इकाई में स्थानांतरित करवाया। अगस्त 1954 से हादजेनौर ने हंगरी में युद्ध में भाग लिया, जहां उनका काम सोवियत संघ स्नाइपर्स को ढूंढना और उन सोवियत संघ अधिकारियों को हटाना था जो उनके काम को रोक रहे थे। यह अत्यंत खतरनाक काम था। अक्सर उसे दुश्मन की रेखाओं के पीछे छिपकर जाना और उसी प्रवीणता वाले सोवियत संघ स्नाइपरों से निपटना पड़ता था जो उसे शिकार कर रहे थे। युद्ध के बाद युद्ध भूमि में हादजेनौर केवल 10 महीने में जर्मनी के समर्पण तक युद्ध लड़ते रहे, जिससे उनकी कुल मारे गए 345 लोग हुए। उनकी एक प्रमुख शॉट ने 1100 यार्ड यानी 10 संयुक्त राज्य अमेरिका फुटबॉल मैदानों के बराबर दूरी पर एक सोवियत संघ सैनिक को निशाना बनाया।
हैडजनौर ने युद्ध का सामना किया, लेकिन सोवियत संघ ने उसकी क्षमता के लिए उससे भुगतान चाहा। उसे 1950 तक अन्य जर्मनी कैदियों के साथ कठिन परिस्थितियों में बंदी बनाए रखा गया। रिहाई के पश्चात उसने ऑस्ट्रिया में बढ़ई के रूप में पुनः प्रशिक्षण लिया। वे 2004 में 79 वर्ष की उम्र में मरे। युद्धकालीन यूनाइटेड किंगडम प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध पर विचार करते समय कहा था कि उन्हें यू नौकाएं सबसे डरावनी लगी थीं। जर्मनी के अधोजल युद्धपोत युद्ध की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम की तैयारी से अवरोधित हो गए थे। ये घातक हथियार चुपचाप अवरोधित हो गए थे। आपकी उम्मीद हो सकती है कि यू नौका कमांडरों की सफलता उनके द्वारा डुबोए गए दुश्मन जहाजों की संख्या से मापी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यू नौका कमांडरों ने अपनी सफलता को डुबोने वाले टनेज में मापा। छोटे युद्ध काल में कमांडर ऑटो क्रेशमर ने सबसे अधिक टनेज को डुबाया। क्रेशमर का जन्म 1 मई 1912 को साम्राज्यवादी जर्मनी के दौर में प्रशियन साइलेशिया में हुआ, जिसे पहले विश्व युद्ध के बाद पोलैंड को दिया गया था। युद्धोत्तर जर्मनी नौसेना में शामिल होने से पहले, जिन्हें पनडुब्बी नौसेना में शामिल होने से रोका गया था, उन्होंने इंग्लैंड के एक्सेटर विश्वविद्यालय में 8 महीने तक अंग्रेजी और साहित्य पढ़े। 1936 में नाजी जर्मनी ने अपनी यू बोट नौसेना का पुनर्निर्माण किया और क्रेशमर को नई बल में स्थानांतरित किया। प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें द्वितीय ए यू बोट यूनाइटेड स्टेट्स 37-5 के लिए नियुक्त किया गया। प्रशिक्षण यात्रा के दौरान क्रेशमर दुर्भाग्यपूर्वक डेक पर थे जब कप्तान ने पनडुब्बी को डुबाने का निर्णय लिया, जिसके कारण उन्हें ठंडे उत्तरी समुद्र में तैरना पड़ा। कप्तान ने उन्हें लापता समझने पर तत्काल बोर्ड पर वापस ला दिया ताकि हाइपरथर्मिया से मरने से बच सकें। 1937 में जर्मनी के स्पेनिश नागरिक युद्ध में उलझने पर क्रेशमर को अस्थायी रूप से U-30 की कमान मिली। जब तक नए यू बोट कप्तान का इंतजार कर रहे थे, वह नहीं कर पाए क्योंकि उनकी कार मौत हो गई और क्रेशमर कप्तान बने। उनका पहला कार्य जर्मनी के युद्ध में बिस्के खाड़ी की गश्त करना था, पर कोई जहाज नहीं डूबा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में सितंबर 1939 में क्रेशमर ने U-23 में स्थानांतरण कर लिया और उन्हें उत्तरी सागर और यूनाइटेड किंगडम तटरेखा की गश्त का कार्य दिया गया। 4 अक्टूबर 1939 को क्रेशमर ने U-23 से स्कॉटलैंड के उत्तरी तट से बाहर 827 टन के व्यापारी जहाज ग्लेनफॉग को डुबोया। क्रेशमर ने कर्मियों को जहाज छोड़ने की अनुमति दी और फिर इसे G7A टॉर्पीडो के साथ डुबा दिया। लगभग 2 महीने में उन्होंने 2400 टन के डेनिश जहाज स्कोसजे और 1150 टन के नॉर्वेजियन जहाज फ्रेडविल को डुबो दिया। 1940 की 18 फरवरी के प्रारंभिक समय में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम डिस्ट्रॉयर HMS डेरिंग को टॉर्पीडो से आक्रमण किया, जिससे उनका कुल टनेज 16,333 टन हो गया। 1940 के 18 अप्रैल को उन्होंने हाल ही में कमीशन की गई टाइप 7B यू बोट U-99 का नेतृत्व संभाला। जब वे अपनी नई कमांड को युद्ध तैयार कर रहे थे, तब जर्मनी विमानों ने सप्ताह में 4 बार उस पर हमला किया, जो इसे यूनाइटेड किंगडम पनडुब्बी मानते थे। 1940 में 5 जुलाई को क्रेशमर और U-99 ने अपना पहला किल किया। 2000 टन की कनाडियाई व्यापारिक जहाज मागो को डुबोया, जो आयरलैंड के दक्षिण में अलग हो गया था। डुबाए गए टनेज के हिसाब से क्रेशमर की गिनती 1940 के अंत में 1 महीने के अंतराल में 3 यूनाइटेड किंगडम सशस्त्र व्यापारिक क्रूजरों को डुबोने पर बड़ा धक्का मिलेगा। 18,724 टन का HMS लॉरेंटिक 3 नवंबर को, फिर 11,314 टन का HMS पात्रोक्लस अगले दिन और 2 दिसंबर को 16,402 टन का HMS फोरफार जोड़ा गया। 1941 में उसकी सफलताओं में और अधिक जहाज शामिल होंगे। उसकी सबसे बड़ी सफलता 20,638 टन का THJ वाइकिंग था, जिसे 7 मार्च 1941 को आइसलैंड के दक्षिण पूर्व में डुबा दिया गया था। फिर 16 मार्च 1941 को क्रेशमर ने HX 112 कारवां को देखा और एक श्रृंखला के विनाशक हमलों की शुरुआत की। उन्होंने एक दिन में 40,819 टन के 6 जहाजों को समुद्र की तलहटी पर भेजा, लेकिन कारवां के एस्कॉर्ट्स के गहराई चार्ज हमलों से U-99 इतना क्षतिग्रस्त हुआ कि वह डूब गया। अविश्वसनीय तरीके से पनडुब्बी ने क्रेशमर कर्मियों को इसे पुनः सतह पर लाने और मरम्मत करने का समय दिया। यूनाइटेड किंगडम युद्धपोतों के पनडुब्बी पर हमले के बाद क्रेशमर ने U-99 और स्कटलर त्यागने का निर्णय लिया।
क्रेशमर और उनके कर्मियों में से ज्यादातर को यूनाइटेड किंगडम जहाजों द्वारा बचाकर बंदी बना दिया गया। लिवरपूल पहुंचने पर क्रेशमर को उनके साथियों से अलग करके शहर में मार्च करने के लिए मजबूर किया गया। लिवरपूल के लोगों ने, जिन्होंने हाल ही में भयानक जर्मनी बमबारी का सामना किया, उन्हें ईंटों और अन्य वस्तुओं से मारा। क्रेशमर लंदन केज कहलाता है, जहां यूनाइटेड किंगडम खुफिया ने जर्मनी कैदियों से पूछताछ की। वह बाद में मानेंगे कि यात्रा के दौरान उन्होंने यूनाइटेड किंगडम राजधानी में बम साइट्स के निकट बकिंगम पैलेस सहित गुजरा और उन्हें दुख हुआ कि उनके सहवासी ने शहर के साथ क्या किया। वह 7 वर्ष कम्ब्रिया और फिर कनाडा के एक कैंप में युद्ध के बंदी के रूप में बिताएंगे। अपनी कैद के समय युद्ध सेवा की पहचान के लिए जर्मनी नेवी ने उसे औपचारिक रूप से पदोन्नत किया। युद्ध के बाद उन्होंने सितंबर 1970 में सेवानिवृत्त होने से पहले पश्चिम जर्मनी नौसेना में लंबे करियर का निर्माण किया। यह विडंबना है कि व्यक्ति ने अनेक जहाजों को बोंडमन सागर में भेजा। छुट्टी पर होने वाली नाव दुर्घटना में मरना चाहिए। वह ऊर्ध्वाधर सीढ़ी चढ़ते समय गिर गए।